आप क्या करती थी वीडियो देखने के अलावा? सोती थी मैं फिर और उसके अलावा मुझे वैसे तो पसंद है योगा मेडिटेशन, ये सब मैं करती थी सुबह उठ के। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स लगता था। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और नैन अल्टीमेट हमेशा की तरह आपके लिए अच्छे और ज्ञान भरे वीडियो इस इन्वायरमेंट में आपके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं जी। स्पीसीज़ का। तो एक बार जो सही स्पीसीज़ है दैट्स ओके, बट जो बाकी स्पीसीज़ जो आंसर नहीं है उनके बारे में आप नोट बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसी स्पीसीज़ पे यूपीएससी आस्किंग वीडियोस देख लूँ जब मुझे खुद ना मन करे पढ़ने का, क्योंकि वीडियोस में ये होता है कि आपको कोई पढ़ाता है तो आप सुन लेते हो उसको। एंड आई वाज डूइंग ट्रैक ऑन दैट डे। मंडे को हम ट्रैक कर रहे थे, उस दिन था कि रिजल्ट आएगा बट आया नहीं। एंड द नेक्स्ट डे हम लोग रिटर्न कर रहे थे फ्रॉम मुंशियारी टू नैनीताल, ऑन द वे था। उस दिन रिजल्ट आने वाला था एंड मैं हमेशा ऐसे मजाक में अपने दोस्तों को बोलती थी कि ट्रैक ऐसे टाइम में मत रखना कि रिजल्ट आए और नेटवर्क ना हो और मैं पता ही ना चले लोग खुशी मना रहे मुझे। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। तो नेटवर्क का इशू हो रहा था, बट लकीली जब रिजल्ट आया तो उसी टाइम पे नेटवर्क भी आ गया था, तो मैंने देख लिया था। बट देन आई कुड नॉट कम्युनिकेट विद लॉट ऑफ पीपल्स, क्योंकि आपका फ़ोन कंटिन्यूसली बिजी आता है, इतने सारे कॉल्स आते थे तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। एंड इसकी वजह से मेरा बात भी हुआ था मीडिया से, बट देर आर सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि मार्केट में लाइक 231 रैंक बहुत सारे मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया है, बिकॉज मे भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा नेटवर्क का एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड मेरे सर्विस का नाम भी बहुत जगह गलत लिखा हुआ आ रहा है, द करेंट सर्विस। तो इट्स बिकॉज कि आई वॉज ट्रैवलिंग, नेटवर्क इशू हुआ है एंड वो 2-3 दिन में बहुत सारे कोचिंग्स के अच्छे टेस्ट सीरीज आप पिक कीजिए। फॉरम का टेस्ट सीरीज मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था दिस टाइम एंड फ्रॉम द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैम कोई फ़ायदा हुआ वहाँ का फॉरम का टेस्ट सीरीज का आपको? जी मुझे फ़ायदा हुआ था, उनके क्वेश्चंस एंड स्पेशली मॉडल आंसर्स काफ़ी अच्छे होते थे। अभी हमारे साथ आयुषी प्रधान मैम है। मैम का सिलेक्शन 36 रैंक के साथ फाइनल रूप से हो चुका है। तो मैम से आज हम बातचीत करने वाले हैं। मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी किताबें पढ़ी, क्या स्ट्रगल रहा। तो आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है मैम इस वक्त आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से वो रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा है कि मुझे फिर से ये एग्ज़ाम का जो लंबा साइकिल होता है, मुझे फाइनली उससे रिलीफ मिला है। मैं कंटिन्यूसली 3 ईयर्स से दे रही थी एंड मैं खुद को स्टक फील कर रही थी एंड समहाउ मेंटली भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब वे में थी, बिकॉज ऑफ द कि मेरा जो मतलब मैं लास्ट मोमेंट तक जा पा रही हूँ टिल इंटरव्यू, बट बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट थिंग एंड थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए मैं रह जा रही हूँ फ्रॉम माई फाइनल ड्रीम जो था क्या बनने का। तो काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुशी मिल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मेंटली रिलैक्सिंग एंड पीसफुल भी लग रहा है। मैम जब पीडीएफ में नाम आया तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला? मैंने खुद ही देखा था पीडीएफ, खुद ही मैंने स्क्रॉल किया था और खुद ही मैंने अपना मेरा यही था कि हमेशा कि मुझे रैंक टॉप में चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज इन सर्विस, मेरा लास्ट ईयर भी 334 रैंक था। तो पीडीएफ में नाम आने का खुशी और पहले से मिल चुका था, बट इस बार था कि नाम ऊपर आना चाहिए। टॉप 100 में मतलब आपको मिला तो कैसा लगा? मेरा उम्मीद था कि मुझे टॉप 50 में आना चाहिए, मेरा ये भगवान से ये प्रेयर था कि टॉप 50 में नहीं हो आ जाए, और वो आ गया फाइनली। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जो मैं इतने सालों से मैं स्ट्रगल कर रही थी और जो मैं सपना देख रही थी वो फाइनली उस दिन मेरा सपने को मैंने देखा कि पूरा हुआ। एंड बिकॉज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हार्डवर्क किया, मैंने कभी खुद पे मतलब हिम्मत नहीं हारी थी मैंने। एंड फाइनली आई सॉ द रिजल्ट ऑफ दैट, जो हमेशा मैं सपना में ड्रीम देखती थी, तो वो सपना मेरा फाइनली पूरा हुआ। जी मैम, रिजल्ट वाला आपका पूरा दिन कैसा रहा? उस टाइम पे मैं एक्चुअली ट्रैक पे थी, हम लोग का ऑफिशियल ट्रेनिंग में हमें ट्रैकिंग पे लेके गए थे। सो आई वाज एक्चुअली इन नैनीताल एंड आई वाज डूइंग ट्रैक ऑन दैट डे। मंडे को हम ट्रैक कर रहे थे, उस दिन था कि रिजल्ट आएगा बट आया नहीं। एंड द नेक्स्ट डे हम लोग रिटर्न कर रहे थे फ्रॉम मुंशियारी टू नैनीताल, ऑन द वे था। उस दिन रिजल्ट आने वाला था एंड मैं हमेशा ऐसे मजाक में अपने दोस्तों को बोलती थी कि ट्रैक ऐसे टाइम में मत रखना कि रिजल्ट आए और नेटवर्क ना हो और मैं पता ही ना चले लोग खुशी मना रहे मुझे। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। तो नेटवर्क का इशू हो रहा था, बट लकीली जब रिजल्ट आया तो उसी टाइम पे नेटवर्क भी आ गया था, तो मैंने देख लिया था। बट देन आई कुड नॉट कम्युनिकेट विद लॉट ऑफ पीपल्स,
क्योंकि आपका फ़ोन कंटिन्यूसली बिजी आता है, इतने सारे कॉल्स आते थे तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। एंड इसकी वजह से मेरा बात भी हुआ था मीडिया से, बट देयर आर सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि मार्केट में लाइक 231 रैंक बहुत सारे मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया है, बिकॉज मे बी डिस्टर्बेंस हुआ होगा नेटवर्क का एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड मेरे सर्विस का नाम भी बहुत जगह गलत लिखा हुआ आ रहा है, द करेंट सर्विस। तो इट्स बिकॉज कि आई वॉज ट्रैवलिंग, नेटवर्क इशू हुआ है, एंड वो 2-3 दिन मैं ट्रैवल क्यों कंटिन्यूसली जब मुझे बहुत सारे कॉल्स आए। ओके मैम, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ। जब आप एस्पिरेंट थी तो उस टाइम पे आप कैसे कैसे पढ़ती थी? तो जब मैंने स्टडी अपना शुरू किया था, मैं एक्चुअली एक अर्ली राइज़र हूँ। मैं जल्दी सो जाती थी अराउंड 11 to 12 और ट्राई करती थी कि 6 से 6:30 में उठ जाऊँ। और उठ के सबसे पहले मैं मेडिटेट करती थी एंड फिर मैं नहा लेती थी, क्योंकि उससे आपका जो नींद है वो खुल जाता है, यू फील फ्रेश। तो मैं ट्राई करती थी मैं सुबह नहा लूँ, वो भी ठंडे पानी से। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कुछ बहुत ही लाइट लेके मैं पढ़ना शुरू करती थी। सबसे जो सुबह का होता था, व्हाट आई डिड फर्स्ट, कि मैं थोड़ा टारगेट करती थी कि आज मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना है। तो उसको मैं टारगेट कर देती थी एंड विथ प्रॉपर टाइम कि मुझे 3 घंटे में ये करना है, विथ प्रॉपर ब्रेक्स इन बिटवीन कि 30 मिनट्स हो गया, कि कभी 1-2 घंटे का गैप दे दिया कि इनकेस कुछ हो नहीं पाए तो वो कवर हो जाए उस टाइम पे। तो ऐसे मैं प्रॉपर शेड्यूल बना लेती थी सुबह का कि मुझे ये कंप्लीट करना चाहिए। विथ द टिक बॉक्स जब होते जाता था मैं उसको टिक मारते जाती थी, तो वो मैं सामने चिपका लेती थी ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ये आज एनी हाउस होने से पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद मेरा जो मॉर्निंग का डे होता था, इट स्टार्टेड मोस्टली कुछ एक टफ सब्जेक्ट के साथ जो मुझे याद नहीं रह रहा है, बी इट ऑप्शनल और समथिंग विच आई फाइंड रियली डिफ़िकल्ट। उससे मैं शुरू करती थी, क्योंकि सुबह मुझे लगता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प एंड तेज़ होता है। तो मोस्टली इट वाज ऑप्शनल, क्योंकि आई फेल्ट कि ऑप्शनल मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें आपको बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए एज़ पर कंपेयर टू जीएस। तो मोस्टली मैं ऑप्शनल को कवर करती थी, उसको याद करती थी, उसके नोट्स बनाती थी सुबह। एंड उसके बाद जब दोपहर का टाइम आता था, मोस्टली उस टाइम पे थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। सो ड्यूरिंग दोज टाइम आई ट्राइड वॉचिंग वीडियोज़। अगर मैंने ऐसे ऑनलाइन क्लासेस ले रखी थी तो मैं उनके कुछ वीडियोज़ मैंने देख लिया। और जो मुझे टॉपिक अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली। तो दोपहर को मोस्टली मैं वीडियोस देखती थी। एंड देन फिर इवनिंग टाइम में मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी, तो उसमें मैं न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत की मैगजीन्स कुछ देख लिया, एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ यूट्यूब में वीडियोस देख लिया, कुछ कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ पे देख लिया, कुछ नोट्स बना लिया। तो इस वे में मैं करती थी। एंड रात को फाइनली आई ट्राइड कि जो चीज़ मुझे थोड़ा याद नहीं रहा उसको मैं रिवाइज़ कर लूँ, कि कुछ अगर चीज़ें हैं तो जो बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको फिर से पढ़ लूँ, क्योंकि सोने के वक्त अगर हम उसे पढ़े तो वो याद रहता है। तो ये एक टिपिकल था जब मैंने शुरू किया था, बट दिस शेड्यूल इट अगेन चेंजेस जब आपका एग्ज़ाम साइकिल में आप आते हो। लाइक प्रीलिम्स के 2 मंथ्स पहले योर शेड्यूल विल कम्प्लीटली चेंज एज़ पर प्रीलिम्स। फिर प्री टू मेंस के बीच भी शेड्यूल आपका चेंज होगा, क्योंकि आप प्री टू मेंस अब बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ोगे, अब ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करोगे, राइटिंग पे फोकस करोगे, आंसर राइटिंग पे। तो उस हिसाब से शेड्यूल मेरा चेंज होते रहा एज़ पर द एग्जाम साइकिल एंड डिमांड्स। ओके मैम, शुरुआत से आप अपने बारे में बताओ कि आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था, शुरुआत से बताओ आप। मैंने 10th बारीपदा इज़ अ स्मॉल टाउन इन ओडिशा, वहाँ से किया था। उसके बाद 11th-12th मदर्स पब्लिक स्कूल से क्या था। PCMB मेरा बैकग्राउंड था, बायोलॉजी भी मैंने पढ़ा था उस टाइम पे, तो क्योंकि तब लगा था कि शायद मेडिकल डॉक्टर भी बन जाऊँ, बट आई मिस्ड बाय मार्जिनल मार्क्स एंड एक्सीडेंट। मतलब नीट वगैरह की तैयारी किया था? हाँ, मैंने इंटीग्रेटेड था वो, 12th के साथ इंटीग्रेटेड, मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, इंटीग्रेटेड था वो। अंदर से वो शायद उतना जिद नहीं था डॉक्टर बनने का जितना IAS बनने का था, तो इसलिए आई डिड नॉट टेक अ ड्रॉप, एंड मुझे लगा कि इंजीनियरिंग मिल रहा है, वो वहीं पे सेटल हो जाते, वो कर लेते वो। एंड देन आई स्टार्ट थॉट कि चलो MBA का भी मैंने थोड़ा बहुत विथ इंजीनियरिंग आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड। मुझे लगा कि शायद MBA कर लूँ, क्योंकि तब तक भी दिमाग में UPSC नहीं आया था। UPSC काफ़ी लेट में आया व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब, एंड काफ़ी लेट 20 में क्लिक किया कि UPSC ही निकालना है, IAS बनना है। तो इट वाज क्वाइट लेट जब मुझे रियलाइज़ हुआ। आफ्टर हैविंग एक्सपेरिमेंटेड विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग, फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही बनना है। तो यही था। एंड फिर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया फ्रॉम CET कॉलेज। 2019 मेरा ग्रेजुएशन ईयर था। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया IT सेक्टर में, एंड 20 में आई रिज़ाइंड, इन जुलाई आई रिज़ाइंड, एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। ओके मैम, इस एग्ज़ाम के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? पहले से फैमिली में कोई था या मतलब खुद से, कहाँ से मिला? नहीं, फैमिली में कोई नहीं थे, ये खुद से ही मुझे मिला। मुझे हमेशा मन था कि मैं कुछ लार्ज स्केल चेंजेस ला पाऊँ सोसाइटी में, कुछ ग्रास रूट डेवलपमेंट कर पाऊँ। तो वो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है।
एंड फ्यू इंसिडेंट्स ऑल्सो हैपन, जैसे मेरे पापा कोविड के टाइम पे आई सॉ कि कितने मतलब हम लोग के फैमिली काफ़ी हेल्पलेस हो गए थे, एंड तब हमारे फ्लैट में ही पास में रहते थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। ही वॉज डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पीएमसी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। एंड इसके ऐसे नहीं कि उसके पहले दिमाग में नहीं था, उसके पहले भी आई वॉज इन डिलेमा कि यूपीएससी या एमबीए, बट वो सब के बाद मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो गई कि अब मुझे यूपीएससी ही क्रैक करना है और आईएएस बनना है। गलत डिसीजन ले लिया उस टाइम पे जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लगा था कभी ऐसा? एक बार लगा था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रीच्ड इंटरव्यू, बट फाइनल में मार्क्स नहीं थे, तब लगा था। लेकिन उतना टाइम नहीं था सोचने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली 5 डेज़ के बाद प्री था। और जब भी एक्चुअली मुझे बहुत अंदर से कभी लगा नहीं, बिकॉज मैं अपना सक्सेस देख रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई सॉ प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, मेंस हो रहा था, इंटरव्यू, एंड सेकंड में आई गॉट रैंक 334, दैन थर्ड में आई गॉट 36। तो आई वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि अगर मैं सही चीज़ कर रही हूँ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए आई वॉज नॉट गेटिंग, मतलब वो डिप्रेशन वाला, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला फेस कभी आया नहीं। लेकिन हाँ, इनिशियल डाउट्स, एंग्जाइटीज़, दैट इज़ वेरी कॉमन, वो होता था, बहुत बार होता था कि होगा या नहीं, आईएएस होगा या नहीं। मतलब ये माइंड में आता था कि शायद आईएएस नहीं होगा, शायद आई विल गेट स्टक इन आईपीएस, ये भी माइंड में आता था। एंड मुझे थोड़ा सा डर लगता था वो फिजिकल वाला जो एलिमेंट है आईपीएस में, तो हमेशा वो रहता था कि शायद, क्योंकि एक बार आप आईपीएस बन जाओ फिर मुश्किल हो जाता है टू इम्प्रूव योर रैंक, तो वो डर तो हमेशा रहता ही था अंदर से। बट स्टिल आई थॉट कि एक बार अपना बेस्ट देते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, एंड मे बी सक्सेस आपको मिलेगा इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट। मैम, इस तैयारी के दौरान आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था या नहीं? शॉर्ट नोट्स मैंने मेंस के टाइम बनाए थे फॉर लास्ट मिनट रिविजन। जितने भी आपके जो मेंस के सिलेबस है उसके शॉर्ट नोट्स थे, उसमें जो इम्पॉर्टेंट आपके डाटा हो गए, फैक्ट्स हो गए, कमिटीज़ हो गए, कि आपके डायग्राम्स हो गए, तो वो सब उसमें लिखे हुए थे। उसमें मोस्टली वही चीज़ थे जो मुझे लगता था कि मेरे आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाए दूसरों से। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो बार बार पढ़ के वो याद हो जाते थे, बेसिक बुक से ही पढ़ती थी, उसका नोट्स नहीं बनाया था। बस दोज थिंग्स विच डिफ्रेंशिएट्स माई आंसर, उसका बनाती थी। फिर मैंने जब इतने सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए थे, तो वहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी कंसेप्चुअली अच्छे होते हैं, या जिसका वे ऑफ राइटिंग बहुत अच्छा होता है, तो उसको भी मैंने कंपाइल कर लिया था इन डिजिटल नोट्स, तो उसको भी मैं एक बार रिवाइज कर लेती थी फॉर मेंस। और प्रीलिम्स का मैंने कभी शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाए, बट व्हाट आई डिड कि मैं जो टेस्ट सीरीज देती थी वहाँ से जो मैंने गलतियाँ किया उसका मैं नोट्स बनाती थी। इफ़ इट इज़ लैक ऑफ नॉलेज तो मैं उसको नॉलेज मतलब फैक्ट्स में ऐड करती थी। अगर मुझे लगे कि मेरा आंसर गलत हो रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंसेप्ट, तो मैं जाके फिर से उस कंसेप्ट को दोबारा चेक करती थी। तो दैट आई डिड वेरी सीरियसली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस। ओके, अब 1 मंथ बचा हुआ है, शायद 40 दिन बचा हुआ है, तो क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए नए एस्पिरेंट को? आप क्या कहना चाहोगी? इसका प्रीलिम्स अभी है जी। नए एस्पिरेंट को मैं यही कहूँगी कि अभी सिंस 40 डेज़ है, आप नए रिसोर्स बिल्कुल भी मत पढ़िए। आपने अभी तक जितना पढ़ा है, सिंस आप 1 साल से पढ़ रहे होगे, तो आई थिंक वो सफिशेंट होगा। आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। और अभी यू शुड स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट। 40 डेज़ है तो यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन फुल लेंथ टेस्ट। आप उसको दीजिए, आप उसको एनालिसिस कीजिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सिंक कीजिए विथ द एक्चुअल यूपीएससी जो टाइमिंग है। जो एक्चुअल टाइमिंग है आई थिंक इट्स 9 to 11 जो भी है, एंड 2 to 4 फॉर सीसैट, तो उसके साथ आप उसको कम्प्लीटली आप उसको सिंक कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आप लेट कर रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग फिर उस टाइम पे काम नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स हाउ हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एडजस्ट होता है। तो उस पर फोकस कीजिए एंड डू एडिक्वेट प्रैक्टिस एंड रिविजन। अभी रिविजन जितना ज़्यादा करोगे उतना आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। और आपका जो एनालिटिकल स्किल है उसको डेवलप करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि इन एक्चुअल पेपर आपको सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस, यू विल बी 100% श्योर। बाकी जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो 30 to 40 जो आप सही करोगे, बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस। मतलब मेरा ऐसा होता था कि 60 करेक्ट एंड 30 to 35 रॉन्ग। तो बाकी जो आप 30 सही कर रहे हो, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ गेसिंग, एंड दैट इज़ नॉट ब्लाइंड गेस, इट्स अ गेस विच इज़ अ मिक्स ऑफ लॉजिक एंड योर इंटेलेक्चुअल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये तीनों चीज़ आपको डेवलप करना है। आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आप कैसे लॉजिकली कैसे चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हो, तो आप उस पर फोकस कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ों का। तो उससे आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर होगा। मैम, आपने आंसर राइटिंग की तैयारी की शुरुआत कब किया था?
मैंने बहुत इनिशियल फेज़ में क्या था, ऐसे होता था कि मैंने एक टॉपिक को पढ़ लिया, उसका वीडियोस देख लिया, या कुछ भी क्लासरूम प्रोग्राम हो गया, देन उसी का मैं PYQs लिखना शुरू करती थी। नहीं तो आई टुक हेल्प ऑफ फ्री प्लेटफॉर्म, जैसे कि आयस बाबा का TLP होता था, थिंक लर्न, कि मैंने विजन आयस का पुराना टेस्ट सीरीज़ उठा लिया उसी सब्जेक्ट का, एंड उस पर फिर मैं लिखना शुरू करती थी। बहुत गंदा लिखती थी, जो मेरे पहले आंसर्स है। जैसे कि आप आंसर मतलब लिखती थी तो किसे दिखाती थी, या मतलब खुद से एनालिसिस करती है किसी मेंटर वगैरह को? मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था इनिशियली, और मैं वहाँ भी टेस्ट लिख लेती थी, और कुछ कुछ तो मैं खुद से ही देख लेती थी। मैं उसको टॉपर्स आंसर के साथ कंपेयर कर लेती थी, नहीं तो मॉडल आंसर के साथ, जो कि कोचिंग का होता था, और वो काफ़ी गंदा होता था। मेरे इनिशियल आंसर्स बहुत ही गंदे होते थे। उसमें कुछ आई थिंक जो बेसिक आंसर्स थे, हार्डली आई शुड गेट 50-60 अगर जब मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन, जब मैं तब लिखती थी। एंड उससे लेके अभी तक, अभी जो मेरे आंसर्स जो मेरे लास्ट मेंस में, तो दैट हैज़ बीन, मतलब उससे तो बहुत ही अच्छे। तो मैं उस टाइम पे मैं उस आंसर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे लिख पाऊँगी कभी लाइफ में। बट सिंस मैंने खुद पे भरोसा रखा, कोर्स कंप्लीट किया, सब कुछ याद किया, तो फाइनली आई वॉज एबल टू राइट सच आंसर। जब भी मैं टॉपर्स का आंसर्स तब पढ़ती थी जब मैंने शुरू किया था, मुझे लगता था कि वो लोग भगवान है, वो लोग कैसे ऐसे लिख पा रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता था। लेकिन जब मैंने खुद पे भरोसा करके सब कुछ किया, तो अब मैं भी वैसे ही आंसर्स मैंने लिखा। तो दैट इज़ व्हाट, कि आप जब शुरू करोगे आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, ऐसे लगेगा, लेकिन आप भरोसा रखिए, आप प्रोसेस को धीरे धीरे कीजिए। एक दिन में आप आंसर्स ऑब्वियसली टॉपर जैसे नहीं लिख पाओगे, तो इट विल कम विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आंसर राइटिंग होता है उसमें मतलब काफ़ी फैक्ट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मतलब कैसे करती थी ये सब? हाँ, तो इसमें फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे पास वो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे डिपेंड करता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आई विल से PYQs को अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे, लास्ट 10 years PYQs UPSC का, एंड उसके थीम्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, यू विल सी कि UPSC का जो क्वेश्चंस होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड दोज थीम्स, एंड उस थीम्स के थोड़े से इधर उधर ही पूछते, बहुत ज़्यादा डाइवर्ज नहीं करते वो लोग उसी थीम्स से। तो आप उस थीम वाइज नोट्स बना लीजिए फ्रॉम द PYQs का एनालाइज करके, एंड देन यू प्रैक्टिस सम टेस्ट सीरीज़। आपको बहुत सारे कोचिंग्स के अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज़ आप पिक कीजिए, फॉरम हो गया, विजन हो गया। फॉरम का टेस्ट सीरीज़ मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था दिस टाइम, एंड फ्रॉम द लास्ट 2 attempts, तब उसको फॉलो कर सकते हैं। मैम कोई फ़ायदा हुआ वहाँ का फॉरम का टेस्ट सीरीज का आपको? जी, मुझे फ़ायदा हुआ था। उनके क्वेश्चंस एंड स्पेशली मॉडल आंसर्स काफ़ी अच्छे होते थे, तो उनके मॉडल आंसर से मैं वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी ऐड करती थी। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज देखा है, नॉट ओनली फॉरम। आई वाज ऑलवेज इन, मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस देखती रहती थी कि कहाँ से कुछ नया क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहे, एंड उस पर फिर नोट्स पे ऐड कर लूँ, तो ऐसे मैं करती थी। तो वैसे आप करके आप टेस्ट सीरीज़ से भी आप रिवर्स लर्निंग कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रिवर्स लर्निंग किया है फ्रॉम टेस्ट सीरीज़, क्योंकि इनिशियली इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप सब कुछ एक बार में मास्टर कर लो। तो इनिशियली आप जब देते जाओगे टेस्ट वगैरह, आप ख़राब करोगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट एक्सेलिंग, क्योंकि यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स एंड एवरी टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ पॉसिबल टू बी आस्क्ड इन UPSC। तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 साल लग सकता है, लेकिन बाद में जब आप सभी थिंग्स पे आपने पेशेंटली उसको कर लिया है, आपको चीज़ें अपने आप समझ आएंगे, आपको अच्छे से आ भी जाएंगे। जी मैम, एक बड़ा मतलब कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि NCERT कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, और क्या NCERT का कोई फ़ायदा है UPSC एग्जाम में या नहीं, या फिर क्या है ये? मेरे पास टाइम नहीं था। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो एंड यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, देन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तब आप अपना बेस को बिल्ड करने के लिए आप NCERT ज़रूर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू किया था काफ़ी लेट प्रिपरेशन, जब जॉब के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड देन आई डिड जॉब फॉर 1 year, तो काफ़ी लेट था। आई जस्ट हैड 1 year बिफोर द UPSC एग्जामिनेशन। तो बस 1 साल में मेरे लिए NCERT पढ़ना इतना ईजी नहीं था, तो मैंने बहुत सिलेक्टिव NCERTs पढ़े हैं। आई रेड NCERT 11th 12th ज्योग्राफी के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, एंड देन हिस्ट्री का मैंने पढ़ा था, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा मुझे मेरा वीक पॉइंट था। तो बस ये सब सब्जेक्ट्स के लिए मैंने NCERTs पढ़ा था। बाकी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, इकोनॉमी के लिए मृणाल शाह के वीडियोज़ एंड नोट्स देखे थे, बाकी के लिए नहीं पढ़ा था, बस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड ऑल्सो तमिलनाडु 11th 12th फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल। ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या था, और नए एस्पिरेंट को मतलब ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था,
एंड ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए यू हैव टू सी इंटरसेक्शन ऑफ फ्यू थिंग्स. एक है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, सेकंड इज़ गाइडेंस है या नहीं मार्केट में, एंड देन थर्ड इज़ हाउ इज़ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल परफॉर्मिंग इन द लास्ट 3 to 4 years. आप उसको देखिए, आप टॉपर के मार्क्स को एनालाइज कीजिए, एंड ये चीज़ों का आप एक वेन डायग्राम निकालिए, आपका इंटरेस्ट एंड बाकी जो फैक्टर्स बोला, एंड देन उसको आप वाइजली आप चूज़ कीजिए. जी मैम, सीसैट के लिए आपने क्या किया? जैसा कि इस बार पता ही है आपको कि सीसैट में अच्छे अच्छे लोग मतलब फेल कर गए, जो मतलब सिलेक्टेड थे पिछली बार, तो सीसैट के लिए आपने क्या किया था? एक्चुअली मैंने MBA का प्रिपेयर किया था ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, तो वो नॉलेज मुझे हेल्प किया. तो आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर सीसैट. मैंने एक बार भी नहीं किया था, बट आई वुड सजेस्ट कि आप प्रिपेयर कर लीजिए. आप नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, इस पे अच्छा होल्ड कीजिए. आई ऑलरेडी हैड द होल्ड, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ था ऑन क्वेश्चंस लाइक नंबर सिस्टम हो गया, कि PNC हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और लॉजिकल रीजनिंग हो गया. हाँ, उस पर मैंने उस टाइम पे काफ़ी कर लिया था, तो मुझे इसलिए अभी ज़रूरत नहीं पड़ा वो सब करने के लिए. पैसेज वगैरह कैसे करती थी मैनेज आप? अगेन वो मेरा नॉलेज ऑफ कैट दैट हेल्प मी. उस टाइम पे हमें सिखाया जाता था MBA क्लासेस, हाउ टू रीड द पैसेज, उसके मीनिंग्स को कैसे समझना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, वो मुझे हेल्प किया था. एंड देन द बेस्ट वे टू सॉल्व पैसेजेस, आप लास्ट 2 to 3 years में जो UPSC पैसेज है उसी को सॉल्व कीजिए. देयर इज़ अ ट्रिक, नॉट ट्रिक एग्जैक्टली, बट एक तरीका होता है. कैट का पैसेज डिफरेंट होता है, UPSC का डिफरेंट होता है. सो देर इज़ अ वे कि कैसे क्वेश्चन सेट होता है. तो मैंने इसी बार मैंने आई थिंक लास्ट 2 years का बस पैसेज देखा था, जो कॉम्प्रिहेंशन है, तो उससे ना समझ आ जाता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं एज अ पैटर्न. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, इट बिकम्स ईजी. तो मैंने 2-3 साल का देख के मैं वो पैटर्न को समझ गई थी. आई डिस्कस्ड, आई हैड अ गुड पीयर ग्रुप, तो उनके साथ हमने बैठ के डिस्कस किया था. तो वहाँ से उन्होंने मुझे पैटर्न समझा दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पैसेज ऐसे एलिमिनेट हो रहा है, एजम्पशन में ऐसे करना है, कंक्लूजन में ऐसे करना. दिस इज द पैटर्न फॉर UPSC. द पैटर्न माइट वेराई फॉर डिफरेंट एग्जाम. कैट का डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू UPSC. तो दैट पैटर्न आई गॉट होल्ड अप, एंड आई थिंक उससे आपका पैसेज में आपको काफ़ी हेल्प होगा. तो लास्ट 2 to 3 years को अच्छे से एनालाइज कीजिए. जी मैम, प्रीवियस ईयर का क्या योगदान रहा है मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में? आई थिंक बहुत रहता है. CSET का जैसे मैंने बोला अभी पैटर्न, उसको समझिए. देन फॉर प्रीलिम्स, GS में भी आपका थीम्स होता है. द थीम्स एंड द कंसेप्ट्स दे डू गेट रिपीटेड, और जो एक ऑप्शंस होता है, उससे आप एग्जामिनर का पैटर्न समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चन सेट हो रहा है. वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन जैसे इन्वायरमेंट में आपके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं जी स्पीसीज़ का. तो एक बार जो सही स्पीसीज़ है दैट्स ओके, बट जो बाकी स्पीसीज़ जो आंसर नहीं है, उनके बारे में आप नोट बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसी स्पीसीज़ पे UPSC इज आस्किंग क्वेश्चन. तो इन दैट वे यू शुड गो विथ योर PYQs. आप उसको सही से एनालाइज कीजिए कि कैसे UPSC पूछ रहा है. आप थीम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, देन उसके ऑप्शंस को सही से देखिए. एंड और आपको और एक चीज़ भी हेल्प होता है कि यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ लॉजिकल गेसिंग एंड इंटेलेक्चुअल गेसिंग फ्रॉम द PYQs. तो वो भी आप PYQ से ही सीखते हो. एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज फ्रॉम UPSC क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि कोचिंग का क्वेश्चन UPSC क्वेश्चन में आपको डिफरेंस मिलेगा. दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न. सो अंडरस्टैंडिंग दैट UPSC पैटर्न इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. मैम, प्रीलिम्स में आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और नए बच्चों को कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? ये सबके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है. मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज देख के मुझे पता चला कि मेरा एक्यूरेसी क्या है. एंड मेरा एक्यूरेसी ये था कि आई अटेम्प्टेड 95, तो 30 गलत होना ही होना है, मेरा ऐसा ही था. तो ज़्यादा अटेम्प्ट करती थी, बिकॉज पता था कि 25 से 30 गलत होंगे. देयरफॉर आई अटेम्प्टेड 95. उससे 25-30 गलत होके ओवरऑल 100 to 110 के अराउंड में मार्क्स आ जाते थे. तो यही है कि आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज देख के आप देखिए कि आपका एक्यूरेसी क्या रह रहा है. एंड ये भी देखिए कि अगर आप गेस वर्क कर रहे हो, आपका गेस वर्क कितना सही हो रहा है, आपके केस में कितना, वो आपको देखना होगा. सब आपको खुद का स्ट्रेंथ देखना होगा. मैंने एक चीज़ अपने में एनालाइज किया था कि जो मुझे फर्स्ट इंट्यूशन पे लगता है दैट इज़ ऑलवेज करेक्ट. सेकंड टाइम मैं ओवरथिंक करके गलत करती हूँ. तो ये मैंने एनालाइज किया था खुद के बारे में बाय गिविंग लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज. तो मैं एक्चुअल एग्जाम में यही ट्राई करती थी कि जो मुझे सही इंस्टेंट में लग रहा है मैं उसी को मार्क करूँ. एंड 70% ऑफ द टाइम इट्स करेक्ट, 30% इट्स रॉन्ग. तो ये आपको खुद का जो है, आपको खुद देख के आपको देखना होगा कि आपका क्या वो चीज़ है, मतलब आपका गेस वर्क और इंट्यूशन वो सब कितना काम कर रहा है, आपका लॉजिकल गेस कितना सही हो रहा है, वो सब देख के यू हैव टू टेक ए लॉजिकल डिसीजन. ओके मैम, कभी कभी जब आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो उस टाइम पे आप क्या करती थी? मैं ट्राई करती थी कि वीडियोस देख लूँ जब मुझे खुद ना मन करे पढ़ने का, क्योंकि वीडियोस में ये होता है कि आपको कोई पढ़ाता है तो आप सुन लेते हो उसको, एंड उससे
इंटरेस्टिंग भी होता है। देयर आर सम चैनल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो लोग काफ़ी अच्छे एनिमेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलिटी एंड फॉर हिस्ट्री, तो उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाई करने में। तो मैं वो चैनल को भी फॉलो करती थी एंड मैं उनका एनिमेटेड वीडियो भी देख लेती थी, उससे कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाता था एंड अच्छा भी लगता था। तो आई ट्राइड कि मैं कम टाइम वेस्ट करूँ। हमेशा मैं ये सोचती थी कि अगर मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ देन जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है दे विल बी हेड ऑफ मी, उनका रैंक बढ़ जाएगा, मैं ये सोचती थी। एंड इसलिए मैं हमेशा एक सेकंड का यूज, एक मिनट का यूज करती थी आप? जी, मैं ट्राई करती थी कि अपने टाइम को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ कर पाऊँ। यही सोचती थी कि मेरे कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे होंगे अभी, तो मुझे भी पढ़ना है। जी, अपनी बुक लिस्ट आप बताओ मैम कि कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी थी? फॉर प्रीलिम्स तो मैंने जो बेसिक्स है मैंने वही पढ़े थे, एक सब्जेक्ट का एक ही, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ज्योग्राफी का 11th-12th हो गया। एंड इसके अलावा फॉर साइंस एंड टेक MCGraw का रवि सर का आता है, तो उनका मैंने क्लास भी किया था एंड वो सब काफ़ी कंप्रिहेंसिवली पढ़ा था। साइंस एंड टेक इज़ अगेन नॉट कम्प्लीटली डायनामिक, उसमें आपके जो स्टैटिक है अगर वो क्लियर होना चाहिए देन आपको साइंस एंड टेक आप सॉल्व कर लोगे। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि इट्स कम्प्लीटली करंट अफेयर्स, जो कि नहीं है। फॉर इन्वायरमेंट आई रेड PMFIS, ज्योग्राफी का भी मैंने PMFIS के कुछ मटेरियल्स पढ़े थे जो कि काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। फॉर मेंस में सोर्स मेरे मल्टीपल है, तो मैं एक सोर्स को नेम नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे बुक्स को रेफ़र किया था, सुनने आज के कुछ नोट्स रख लिए कि फॉरम आज के कुछ कर लिए, ऐसे मैंने बहुत सारे को पिक करके मैंने सिलेबस वाइज अपना फाइनली डिवाइस किया था चीज़ें। ओके मैम, अपने हॉबीज़ के बारे में आप बताओ कि खाली टाइम पे आप क्या करती थी वीडियो देखने के अलावा? सोती थी मैं फिर और उसके अलावा मुझे वैसे तो पसंद है योगा, मेडिटेशन, ये सब मैं करती थी सुबह उठ के। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स लगता था। बाकी जो मेरा हॉबीज़ था लाइक ट्रैवलिंग, उसको मैं तब परस्यू नहीं कर पाती थी, बट अभी उसके जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद मैं काफ़ी परस्यू कर रही हूँ। मुझे मौका भी मिल रहा है सर्विस में, वंस यू गेट आपको बहुत घूमने का मौका मिलता है। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months, आई थिंक बहुत जगह से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो यही था। जी, आपका मैम इंटरव्यू कब था और इंटरव्यू में क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था? मेरा इंटरव्यू इस बार 14th मार्च में था एंड मोस्टली उड़ीसा के रिलेटेड ही पूछे थे। उड़ीसा का पॉलिटिकल सिस्टम से लेके उड़ीसा में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ पूछा था। देन कंपेयर किया था उन्हें पास्ट चीफ मिनिस्टर के साथ। एंड देन फ्यू क्वेश्चंस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब पूछा था। फिर फ्यू क्वेश्चंस ऑन माय सर्विस विच जो कि मैं अभी करेंटली वर्क कर रही हूँ, उस पर पूछा था। एंड देन फाइनली लास्ट में उन्होंने ये पूछा था कि सिंस ऑलरेडी इन सर्विस देन व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो ये पूछा था। तो यही सब